हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे स्टार्ट करेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। जैसा कि देख ही रहे हैं फ्लैश होते हुए आप अपनी स्क्रीन्स पे अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, और जब हम अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस करेंगे तो इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस करेंगे। ये लॉन्ग चैप्टर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बड़ा फॉर्मिडेबल चैप्टर भी है, अहम चैप्टर भी है और बड़ा सिग्निफिकेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले तो जब हम अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस कर रहे हैं तो हमें पहले तो ब्रांचेस का मतलब मालूम होना चाहिए। अब ब्रांचेस क्या होती हैं, ये बड़ा सिंपल सा इनोसेंट सा क्वेश्चन लगता है, इजंट इट और नॉट। अगर मैं आपसे पूछूं ब्रांचेस क्या होती हैं तो आप मुझे बता दोगे कि ब्रांचेस क्या होती हैं, लेकिन ब्रांचेस को कई बारी डिफाइन करना इतना आसान नहीं होता। तो अगर ब्रांचेस में आपसे पूछूं क्या हैं और इसको आप डिफाइन कैसे करोगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी। तो हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली ब्रांचेस को डिफाइन कैसे करा जाता है। मान लेते हैं कि कोई हेड ऑफिस है, ये बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है और ये हेड ऑफिस जो है ये सिटी एक्स में लोकेटेड है। कोई सिटी एक्स है और उस सिटी एक्स के अंदर ये हेड ऑफिस लोकेटेड है। अब ज़्यादा मार्केट को हासिल करने के लिए, वाइडर मार्केट को हासिल करने के लिए, ज़्यादा क्लाइंट हासिल करने के लिए, अपने सेल्स टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को दूसरे शहरों में पहुंचाने के लिए हम मान लेते हैं कि इस हेड ऑफिस ने अपना कोई ऑफिस खोला। अपना कोई ऑफिस इन्होंने एक दूसरे जोग्राफिकल रीजन में खोला। मान लेते हैं कि सिटी वाई में इन्होंने अपना ये ऑफिस खोला। अब ये जो हेड ऑफिस ने अपना ये ऑफिस ओपन करा है सिटी वाई में, तो मैं बोलूँगा ये जो ऑफिस है ये हेड ऑफिस का एक अंग है, एक पार्ट है, एक एक्सटेंशन है, एक सेगमेंट है, एक ब्रांच है। समझ में आया? यानी कि हेड ऑफिस ने जो ये ऑफिस किसी दूसरे जोग्राफिकल रीजन में खोला, हम कह सकते हैं कि ये हेड ऑफिस का एक सेगमेंट है। कहने के लिए आप ये कह सकते हो कि ये हेड ऑफिस का एक सेगमेंट है, या फिर ये हेड ऑफिस की एक आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट, या फिर ये हेड ऑफिस का एक एक्सटेंशन है, समझ में आया? ये जो ऑफिस हेड ऑफिस ने ओपन कराया है एक दूसरी ज्योग्राफिकल रीजन में, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये हेड ऑफिस का कोई सेगमेंट है या आउटपोस्ट है या एक्सटेंशन है। और ये इन तीन अल्फाजों की जगह पर मैं एक ही अल्फाज यूज कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ये हेड ऑफिस का बेसिकली एक ब्रांच है। इज इट क्लियर टू यू? अब अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रांचेस क्या होती हैं तो यू शुड बी इन ए पोजीशन टू गिव ए वेरी क्विक रिप्लाई। आप कह सकते हैं कि ब्रांच बेसिकली हेड ऑफिस का कोई सेगमेंट है या कोई आउटपोस्ट है या एक्सटेंशन में है, और बेसिकली वो किसी दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में लोकेटेड होता है। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको पहले ये तो पता लग गया कि ब्रांचेस क्या होती हैं। अब ब्रांचेस क्या होती हैं जब आपको ये पता लग गया तो उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करी जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रांच अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या है, तो पहले तो मतलब तो बड़ा सिंपल है। ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। इसमें तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू ब्रांचेस। ब्रांचेस से रिलेटेड जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसको ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करते हैं? वाई वी नीड ब्रांच अकाउंटिंग? ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करी जाती है? अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछूं ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करी जाती है तो आपका क्या आंसर होगा? जाहिर है कि अगर आपकी ब्रांचेज हैं तो आप इस बात पे इंटरेस्ट रखेंगे कि आपकी ब्रांचेज आपकी एक्सपेक्टेड लाइन पे परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो प्रॉफिट आपकी एक्सपेक्टेड लाइन पे कमा रही हैं या नहीं कमा रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर परफॉर्मेंस आपके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं है तो क्या हम इस ब्रांच को क्लोज कर दें या कंटिन्यू रखें या कुछ रेमेडियल मेजर्स लें? तो इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हमें ब्रांच अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि ब्रांच अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांचेस। टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांचेस। ये कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांचेस। इज इट क्लियर टू यू? टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांचेस। तो अपनी ब्रांचेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए हम ब्रांच अकाउंटिंग यूज करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ब्रांचेस, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कई बार स्टूडेंट नेग्लेक्ट करते हैं। और ध्यान रखना है कि आजकल आपके एमसीक्यूज वगैरह भी बहुत आते हैं। अब आप बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं हो सकते। मॉड्यूल इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपने अपने अपने मॉड्यूल का एक एक वर्ड पढ़ा हो, देन ओनली यू विल बी इन ए पोजीशन टू डिलीवर द आंसर टू द एमसीक्यूज। करेक्ट? अब आपको पता लग गया ब्रांचेस क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो मैंने बताया ये बड़ा लॉन्ग फॉर्मिडेबल चैप्टर है।
करेक्ट। और तकरीबन तकरीबन हमने इसमें 100 से 120 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो इस बात से आप अंदाज़ा और एहसास लगा सकते हैं कि ये कितना लंबा चौड़ा चैप्टर है। एनीवे, अब सबसे पहली चीज़ें आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जब हम ब्रांचेस को पढ़ते हैं तो ब्रांचेस को बेसिकली दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। ब्रांच की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको मालूम है, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रांचेस कितनी टाइप्स की होती हैं या ब्रांच की दो ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी होती हैं, तो आपका आंसर बड़ा सिंपल सा होना चाहिए। करेक्ट। ब्रांच को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं डोमेस्टिक ब्रांचेस, क्या कहते हैं? डोमेस्टिक ब्रांचेस। तो मैंने यहां पर लिखा डोमेस्टिक ब्रांचेस। एक तो हम कहते हैं डोमेस्टिक ब्रांचेस। जहां तक ब्रांचेस की टाइप का सवाल है, एक तो होती हैं डोमेस्टिक ब्रांचेस और दूसरी होती है फॉरेन ब्रांचेस। दूसरा हम कहते हैं फॉरेन ब्रांचेस। सबको मोस्टली ये चीज़ें मालूम ही हैं, फॉरेन ब्रांचेस। तो ब्रांच को बेसिकली हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक तो है डोमेस्टिक ब्रांचेस और दूसरा है फिर फॉरेन ब्रांचेस। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डोमेस्टिक ब्रांचेस क्या होती हैं या डोमेस्टिक ब्रांचेस किन ब्रांचेस को कहते हैं। बेटे, डोमेस्टिक ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो कि सिचुएटेड हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। करेक्ट। मैंने ब्रैकेट में वैसे छोटा सा लिख दिया, डोमेस्टिक ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं विच आर सिचुएटेड या लोकेटेड विद इन दी domestic territory, situated within the domestic territory, तो किसी देश की सीमाओं के अंदर अंदर जो ब्रांचेस स्थित होती हैं उनको हम डोमेस्टिक ब्रांचेस कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। करेक्ट। विच आर सिचुएटेड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब सीमाओं से है, तो इनको हम कहते हैं डोमेस्टिक ब्रांचेस। तो ये तो आपको पता लग गया कि डोमेस्टिक ब्रांचेस क्या होती है। अब मुझे ये आपको पूछना ही नहीं चाहिए कि फॉरेन ब्रांचेस क्या होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फॉरेन ब्रांचेस क्या होती हैं, तो अब आप 1 मिनट में मुझे आंसर दे दोगे, विच आर सिचुएटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। करेक्ट। सो फॉरेन ब्रांचेस वो होती हैं विच आर सिचुएटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। करेक्ट। आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के जो ब्रांचेस बाहर स्थित हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी, उनको हम फॉरेन ब्रांचेस कहते हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आपको ये तो पता लग गया कि ब्रांचेस की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, डोमेस्टिक ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। जब आपको ये पता लग गया तो अब आपको ये भी मालूम चलना चाहिए कि जो डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं, यानी कि पहले अब हम इस चैप्टर में डोमेस्टिक ब्रांचेस कवर करेंगे और बाद में हम फॉरेन ब्रांचेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक डोमेस्टिक ब्रांचेस जिसको कि हम इनलैंड ब्रांचेस भी कहते हैं। डोमेस्टिक ब्रांचेस को इनलैंड का मतलब ही है जो देश की सीमाओं के अंदर स्थित ब्रांचेस हैं, इनलैंड ब्रांचेस। इनको क्या कहते हैं? इनलैंड ब्रांचेस भी कहते हैं। तो मैंने कहा इस चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट में हमने पढ़ना है, डोमेस्टिक ब्रांचेस को और फॉरेन ब्रांचेस को। तो पहले अब हम डोमेस्टिक ब्रांचेस की चर्चा करेंगे। तो पार्ट ए। अब पार्ट ए के अंदर जैसा मैंने कहा कि हमने डोमेस्टिक ब्रांचेस को पढ़ना है। अब डोमेस्टिक ब्रांचेस क्या होती है ये तुम्हें मालूम है। अब डोमेस्टिक ब्रांचेस के अंदर भी दो सब कैटेगरीज होती हैं। ब्रांच अकाउंट्स को मैंने कहा दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक तो डोमेस्टिक ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। अब मैं डोमेस्टिक ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। जो डोमेस्टिक ब्रांचेस होती है, मैंने कहा डोमेस्टिक ब्रांचेस के अंदर भी दो सब कैटेगरीज होती है, इसके अंदर भी दो कैटेगरीज होती है। तो डोमेस्टिक ब्रांचेस के अंदर हम देखेंगे कि एक तो होती हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस। क्या होती है? डिपेंडेंट ब्रांचेस। एक तो होती है डिपेंडेंट ब्रांचेस और एक होती हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। बाद में हम ये देखेंगे कि जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं ये वो ब्रांचेस होती हैं जो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं, तो आपका आंसर बड़ा सिंपल होना चाहिए। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दी हेड ऑफिस, यानी कि ये हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस। तो ये कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती हैं का भी क्या मतलब है? डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस। डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस का मतलब ये है
कि जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती है उनका सारा कंट्रोल जो होता है वो हेड ऑफिस के हाथ में होता है और ब्रांच अपने कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती है। डिपेंडेंट ब्रांचेस का क्या मतलब हो गया? ऐसी ब्रांचेस जो कंप्लीटली हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैंने कहा डिपेंडेंट है का भी क्या मतलब है? जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ब्रांचेस हेड ऑफिस के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं तो इसका भी क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ब्रांच का जो सारा कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ ब्रांच जो है, ब्रांच का जो सारा कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ ब्रांच जो है, ब्रांच ऑफिस के लिए मैंने BO लिखा है, ब्रांच ऑफिस, यानी कि ब्रांच ऑफिस का जो कंट्रोल है वो हेड ऑफिस के हाथ में है। एक तो इसका ये मतलब है। इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड जितने भी मेजर डिसीजंस हैं, मेजर डिसीजन, ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड जितने भी मेजर डिसीजंस हैं, जितनी भी मेजर पॉलिसीज हैं, मेजर डिसीजंस कह लो, मेजर पॉलिसीज कह लो, यानी कि ब्रांच से रिलेटेड जितने भी मेजर डिसीजंस हैं या पॉलिसीज हैं वो सारे के सारे डिसीजन जो है हेड ऑफिस लेगा, ब्रांच अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो डिपेंडेंट ब्रांचेस में आपने क्या देखा कि ब्रांच जो है कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है, सारा कंट्रोल हेड ऑफिस के पास है। ब्रांच किसी भी तरीके का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती है। ब्रांच से संबंधित जितने भी मेजर पॉलिसीज होंगी, जितने भी मेजर डिसीजंस होंगे वो सब हेड ऑफिस बनाएगा, हेड ऑफिस फ्रेम करेगा। तो ब्रांच का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन पॉलिसीज को, उन डिसीजंस को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे, अच्छी तरह से उनको इम्प्लीमेंट करे। इज इट क्लियर टू यू? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जितने भी गुड्स ब्रांच को चाहिए वो सारे के सारे गुड्स जो है हेड ऑफिस सप्लाई करेगा। इसका मतलब है हेड ऑफिस सप्लाइज गुड्स टू ब्रांच। हेड ऑफिस सप्लाइज टू ब्रांच का इनडायरेक्टली मतलब ये भी हो गया कि ब्रांच को जितने भी गुड्स चाहिए, हेड ऑफिस सप्लाइज गुड्स टू ब्रांच। इसका मतलब है कि अगर ब्रांच को कुछ गुड्स चाहिए तो वो ब्रांच बाहर से उन गुड्स को नहीं खरीद सकती, वो गुड्स उसको हेड ऑफिस से ही मंगवाने पड़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है डिपेंडेंट ब्रांचेस की कि ब्रांच से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ब्रांच से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ब्रांच, तो ब्रांच से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उन खर्चों के लिए कैश जो है हेड ऑफिस भेजेगा। सिंपल वर्ड्स में हेड ऑफिस जो है वो तमाम खर्चे मीट करेगा। ब्रांच को अपनी तरफ से कोई खर्चा करने की ना इजाजत है ना ब्रांच को उसकी जरूरत है। इज इट क्लियर टू यू? तो डिपेंडेंट का मतलब अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। जब मैं ये कह रहा हूं कि ब्रांच कंप्लीटली हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि हर छोटे मोटे चीज़ों के लिए ब्रांच पूरी तरह से निर्भर है हेड ऑफिस के ऊपर। इसको अगर हम और ओपन करें तो हमने देखा इसका मतलब इनडायरेक्टली ये निकलता है कि ब्रांच से रिलेटेड जितने भी मेजर डिसीजन होंगे वो हेड ऑफिस के होंगे, ब्रांच से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज होंगे वो हेड ऑफिस बनाएगा, ब्रांच को गुड्स की जो रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी वो हेड ऑफिस पूरी करेगा, ब्रांच से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो भी हेड ऑफिस पूरे करेगा। मैंने कहा ब्रांच मैनेजर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क हेड ऑफिस बना रहा है ब्रांच से रिलेटेड, उन पॉलिसीज को वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे, ज़्यादा से ज़्यादा कैश कलेक्ट करे और कैश कलेक्ट कर करके हेड ऑफिस को भेजे। ये बेसिकली ब्रांच का काम है। अदरवाइज सारा कंट्रोल जो है जैसा कि आपने देखा वो हेड ऑफिस के हाथ में है। ये चीज़ अगर आपकी समझ में आ गई है तो अब हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा हम पहले हम डोमेस्टिक ब्रांचेस को एनालाइज कर रहे हैं। अब डोमेस्टिक ब्रांचेस के अंदर भी हम पहले इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को एनालाइज कर रहे हैं। आपने देखा कि डोमेस्टिक ब्रांचेस के अंदर भी दो तरह की ब्रांचेस होती हैं और अभी हम सिर्फ पहले डिपेंडेंट ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। जब डिपेंडेंट ब्रांचेस हम खत्म कर लेंगे उसके बाद हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की तरफ बढ़ेंगे। अब जहाँ तक डिपेंडेंट ब्रांचेस का सवाल है, डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर कुछ अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम्स अंडर डिपेंडेंट ब्रांचेस। तो अकाउंटिंग सिस्टम्स, अब ये तुम्हें अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में भी कुछ मालूम होना चाहिए। डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर तीन तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम देखने में आते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए। जब हम डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर तीन अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली होते हैं। तुम चार भी कह सकते हो, बेसिकली वो होते तीन ही हैं, करेक्ट। हम बाद में देखेंगे कि जो अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस में, अब मैं जब वर्ड ब्रांचेस बोलूँगा तो मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांचेस से होगा जब तक कि मैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस पर नहीं आ जाऊँगा, करेक्ट।
तो डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर देखने में ये आता है, बेसिकली 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम देखने में आते हैं। एक तो होता है, उसको हम कहते हैं डेटर सिस्टम। क्या कहते हैं? डेटर सिस्टम। एक तो होता है डेटर सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो होता है उसको हम कहते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। क्या कहते हैं? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। एक तो है डेटर सिस्टम, फिर है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और एक तीसरा सिस्टम भी होता है। तीसरा सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं होलसेल ब्रांच सिस्टम। क्या कहते हैं? होलसेल ब्रांच सिस्टम। होलसेल ब्रांच सिस्टम। होलसेल ब्रांच सिस्टम। और बहुत से बच्चों को ये लगता है, क्योंकि कई बार वो बुक्स में या मॉड्यूल्स में पढ़ लेते हैं, सर एक और सिस्टम होता है ब्रांच फाइनल सिस्टम। राइट, होता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये बेसिकली मालूम नहीं है कि होलसेल ब्रांच सिस्टम की ही जो एक्सटेंशन होती है उसी को ब्रांच फाइनल सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब होलसेल ब्रांच सिस्टम या फाइनल अकाउंट सिस्टम एक ही बात है। इसलिए हमने कहा कि बेसिकली 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। तो अकाउंटिंग सिस्टम का जहाँ तक सवाल है, डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर हम देखेंगे कि 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। डेटर सिस्टम होता है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम होता है, और होलसेल ब्रांच सिस्टम होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है, बिकॉज जब आप प्रोफेशनल लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये 3 अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्यों नहीं एक ही सिस्टम बना देते? अब बिल्कुल अच्छी बात है, अगर एक ही सिस्टम होता मेरा काम भी आसान हो जाता और आपका काम भी आसान हो जाता, इजंट इट और नॉट? तो 3 अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। ये 3 अकाउंटिंग सिस्टम क्यों बनाए गए हैं? क्यों नहीं एक ही सिस्टम होता? अब आप समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं जब आप रेलवे के थ्रू जर्नी करते हैं या फ्लाइट के थ्रू जर्नी करते हैं, तो जिसके थ्रू भी आप जर्नी करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई क्लासेस होती हैं। करेक्ट? सपोज मैं रेलवे से जर्नी कर रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि उसके अंदर एक एसी क्लास है। करेक्ट? एसी क्लास है, बल्कि एसी क्लास के अंदर भी कई क्लासेस होती हैं, पर सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एसी क्लास रखा, फिर स्लीपर क्लास रखा, और स्लीपर क्लास के बाद मैंने जनरल क्लास रखा। ये 3 क्लासेस बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं ये 3 क्लासेस? क्यों नहीं हम एक ही क्लास बना देते हैं? समझना क्या होता है कि एक ही सिस्टम हर तरह के लोगों के लिए नहीं हो सकता। कुछ लोगों की कैपेसिटी पे ज़्यादा करने की है तो उनकी कोशिश होगी कि हम आराम से यात्रा करें, वो एसी क्लास में करेंगे। करेक्ट? जो मिडिल लेवल के लोग हैं, जिनको लगता है, क्या बोलते हैं, भाई हम एसी क्लास तो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आराम हमें चाहिए, तो वो स्लीपर क्लास में करेंगे। और जिनके पास कम पैसा है, करेक्ट, वो थोड़ी मुसीबतें सह लेंगे, लेकिन जर्नी तो उनको करनी है, अपने गंतव्य तक उनको पहुंचना ही पहुंचना है, तो वो जनरल क्लासेस में यात्रा करेंगे। तो आपने क्या क्या देखा कि हमें ये 3 क्लासेस क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ गई? ताकि सोसाइटी का हर वर्ग जो है वो जर्नी कर सके अपनी अपनी एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। ठीक इसी तरीके की सिचुएशन अकाउंट्स में भी होती है। जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ छोटे से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ मिडिल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। करेक्ट? तो अब ये जो सिस्टम्स हैं, जो बाद में हम देखेंगे, जनरली जो छोटी लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो डेटा सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो उससे थोड़ा बड़े होंगे वो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम को फॉलो करेंगे, और जो थोड़ा उनसे भी बड़े होंगे तो वो इन सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए कि एक से ज़्यादा अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। उसका सिंपल सा कारण ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी अपनी एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर सकें। पहले तो ये छोटी सी चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब जब हम अकाउंटिंग सिस्टम को देखेंगे तो जाहिर है कि पहले अब मुझे डेटा सिस्टम को देखना पड़ेगा। तो हम पहले डेटा सिस्टम को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अकाउंटिंग अंडर डेटा सिस्टम। अब अकाउंटिंग अंडर डेटा सिस्टम को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा बहुत, देखो होता क्या है, बहुत से बच्चे क्या चाहते हैं, उनको लगता है बस फटाफट क्वेश्चन कराए जाएं, जो कि अब कम से कम कामयाब नहीं है। ये ठीक पॉलिसी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंडिंग अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग अंडर डेटा सिस्टम में मुझे करना क्या होगा? अकाउंटिंग अंडर डेटा सिस्टम के अंदर ध्यान से देखें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। करेक्ट? फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब डेटा सिस्टम के अंदर, अकाउंटिंग अंडर डेटा सिस्टम, जस्ट वेट, 1 सेकंड का मुझे टाइम दें। अकाउंटिंग अंडर डेटा सिस्टम, तो डेटा सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग करने से पहले थोड़ा सा आपको डेटा सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। अब एटलीस्ट आपको इतना तो मालूम हो चुका है
कि डेटर सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट ब्रांचेस का एक पार्ट है। इतना तो मालूम हो चुका है ना कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस, क्योंकि मैंने अभी कहा कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर जो है 3 अकाउंटिंग सिस्टम आते हैं। एटलीस्ट आपको इतना तो पता लग चुका है कि जो डेटर सिस्टम है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ, डिपेंडेंट ब्रांचेस, यानी कि ये सिस्टम जो है डिपेंडेंट ब्रांचेस का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस। करेक्ट, ये बात आपको मालूम है। अब डिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में आपको एक चीज़ और भी मालूम थी। डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर डेटर सिस्टम डिपेंडेंट ब्रांचेस का पार्ट है तो इसका मतलब ये है, हम बाद में देखेंगे कि जो एंटायर अकाउंटिंग होती है डेटर सिस्टम में, डेटर सिस्टम के अंतर्गत जो एंटायर अकाउंटिंग होगी वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। तो सारी अकाउंटिंग जो होगी डेटर सिस्टम के अंदर, जो अकाउंटिंग होगी, एंटायर अकाउंटिंग विल बी डन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। समझ में आया? ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें पहले मालूम होनी चाहिए। यानी कि डेटा सिस्टम के अंदर जो अकाउंटिंग करी जाती है वो ब्रांच की बुक्स में नहीं करी जाती, वो हेड ऑफिस की बुक्स में करी जाती है। तो सारी की सारी जो अकाउंटिंग होगी वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरा आपको क्या मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा मैं अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैंने स्पेस क्रिएट करी। करेक्ट, तो सारी अकाउंटिंग जो है वो हेड ऑफिस की बुक्स में होंगी। अब तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में जब ब्रांच से रिलेटेड अकाउंटिंग करेगा, जब हेड ऑफिस डेटर सिस्टम के तहत अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेगा, मैंने कहा अकाउंटिंग सारी हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या करता है, हेड ऑफिस डेटर सिस्टम के अंतर्गत सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होती है, नंबर 1। और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड जब अकाउंटिंग करेगा, ब्रांच से रिलेटेड जब अकाउंटिंग करेगा तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड अकाउंटिंग करने के लिए एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा। कौन सा अकाउंट बनाएगा? ब्रांच अकाउंट बनाएगा। हेड ऑफिस जब अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड अकाउंटिंग करेगा डेटर सिस्टम में, तो एक तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड ब्रांच अकाउंट बनाएगा, नंबर 1। और ब्रांच से रिलेटेड वो एक सेल्स लेजर मेंटेन करता है। अब आपसे कोई पूछे कि डेटर सिस्टम के अंतर्गत अकाउंटिंग किसकी बुक्स में होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डेटर सिस्टम में अकाउंटिंग किसकी बुक्स में होती है? ब्रांच की बुक्स में होती है, हेड ऑफिस की बुक्स में होती है? हेड ऑफिस की बुक्स में होती है। हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मेंटेन करता है? मैंने कहा एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा, और हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक सेल्स लेजर बनाएगा। अब ये सेल्स लेजर का क्या मतलब होता है? इससे पहले के लेवल पे आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि सेल्स लेजर का मतलब होता है बेसिकली अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर। सेल्स लेजर में हम बेसिकली अकाउंट रखते हैं उन कस्टमर का जिनको हमने क्रेडिट में सामान बेचा होता है। तो सेल्स लेजर का मतलब बेसिकली अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर होता है, अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। सेल्स लेजर का क्या मतलब है? अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर, जिनको हमने क्रेडिट में सामान बेचा है। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूं कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा, और ये कहने की बजाय कि वो सेल्स लेजर मेंटेन करता है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वो ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाता है। क्योंकि सेल्स लेजर का मतलब क्या हो गया? अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर, और क्रेडिट कस्टमर का मतलब क्या हो गया? ब्रांच डेटर्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाता है। ब्रांच डेटर्स अकाउंट का मतलब क्या है? कि ब्रांच के जितने भी क्रेडिट कस्टमर्स हैं उनका लेजर बनाना। इज इट क्लियर टू यू? तो सिंपल वर्ड्स में आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेटर सिस्टम के अंदर हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा? ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब ये बातें भी आपको पता लगी कि हेड ऑफिस डेटर सिस्टम के अंतर्गत अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाता है। ये तो अब आपको पता लग गया। अब हमने अगला पार्ट ये सीखना है कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में जब ये अकाउंटिंग करता है तो ये अकाउंटिंग कैसे करता है, किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है डेटर सिस्टम के तहत।
अब डेटर सिस्टम के तहत अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है ये समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें। मान लेते हैं कि जो करंट अकाउंट, मान लेते हैं मैंने पहले तो यहाँ पर एक अकाउंटिंग ईयर लिखा, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर 1/4/2026 और ये अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है 31/3/2027 को, 31/3/2027 को। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटर सिस्टम के तहत हेड ऑफिस के बुक्स में अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाएगी ब्रांच से रिलेटेड, या डेटर सिस्टम के तहत हम ब्रांच अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब हमें ये तो मालूम है कि डेटर सिस्टम के तहत ब्रांच से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है वो हेड ऑफिस की बुक्स में होती है, ये हमें अब मालूम है। अब मैंने यहाँ पर एक अकाउंटिंग ईयर आपके सामने लिखा और एक बार मैंने एक और अकाउंटिंग ईयर लिख दिया। सर आप ये क्या कर रहे हो? बस मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब मान लेते हैं कि जो करंट अकाउंटिंग ईयर है वो 1/4/2027 से स्टार्ट हो रहा है, ये करंट अकाउंटिंग ईयर है, करंट ईयर है, करेक्ट। हम मान लेते हैं कि इस अकाउंटिंग ईयर में जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2027 से लेकर के 31/3/2028 को ये ख़त्म हो रहा है। इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हेड ऑफिस के बीच में और ब्रांच के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूँ। मान लेते हैं कि कोई हेड ऑफिस है और उसके कोई ब्रांच है, और मान लेते हैं कि करंट अकाउंटिंग ईयर में इस पर्टिकुलर डेट को, ये जो भी डेट है, करेक्ट, कुछ भी रख लो अपने मन से डेट, इस डेट को हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ गुड्स सप्लाई करे। ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि डेटा सिस्टम के तहत जितने भी गुड्स ब्रांच को चाहिए होंगे वो हेड ऑफिस सप्लाई करता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा गुड्स सप्लाइड। हेड ऑफिस ने ब्रांच को इस साल गुड्स सप्लाई करे, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 5 लाख के गुड्स सप्लाई करे, करेक्ट, 5 लाख के गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को सप्लाई करे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हेड ऑफिस ने इस पर्टिकुलर डेट को, कोई भी डेट है आप लिख लो, यहाँ पर 1/5/2027 लिख लिया मैंने। तो इस तारीख को हेड ऑफिस ने ब्रांच को 5 लाख रुपए के गुड्स सप्लाई करे। एक तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है। उसके अलावा मान लेते हैं कि दूसरी इंफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है 1/6/2027 को हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ कैश भेजा, करेक्ट, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ कैश भेजा। और कैश क्यों भेजा? कैश फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि डेटा सिस्टम के तहत जितने भी खर्चे ब्रांच के होंगे उसके लिए कैश हेड ऑफिस भेजता है, या यूं कह लो कि ब्रांच के खर्चे जो है वो हेड ऑफिस के द्वारा बियर करे जाते हैं। अब ब्रांच के कोई भी खर्चे हो, चाहे ब्रांच की वेजेस का खर्चा हो, ब्रांच की सैलरी का खर्चा हो, ब्रांच का रेंट का खर्चा हो, ब्रांच का इंश्योरेंस का खर्चा हो, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो, कोई भी खर्चा हो, उसके लिए कैश हेड ऑफिस भेजेगा। तो मान लेते हैं कि हेड ऑफिस ने 1 लाख रुपए का कैश इस साल ब्रांच को भेजा। इज इट क्लियर? किस पर्पस के लिए भेजा? ताकि ब्रांच अपने खर्चे मीट कर सके। अब उसके बाद फिर अब हम ईयर के एंड में आ जाते हैं। तो अब ब्रांच ने हेड ऑफिस को ये बताया, कि हमने इस साल कैश में सामान बेचा है, यानी कि कैश सेल्स करी है। हमने कैश सेल्स जो करी हैं वो 3 लाख रुपए की कैश सेल्स करी है। ये किसने बताया? ब्रांच ने हेड ऑफिस को बताया कि हमारी 3 लाख रुपए की कैश सेल्स हुई है। भाई ब्रांच का काम ही है, क्या है? सामान बेचना। हेड ऑफिस उनको गुड्स सप्लाई कर रहा है, ब्रांच का काम है ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, ज़्यादा से ज़्यादा कैश कलेक्ट करना, और कैश कलेक्ट करने के बाद हेड ऑफिस को भेज देना। तो ब्रांच ने क्या करा, इस साल टोटल कैश सेल्स ब्रांच की 3 लाख की है। फिर ईयर के एंड में हेड ऑफिस को पता लगा कि ब्रांच की क्रेडिट सेल्स भी हैं। क्रेडिट सेल्स मान लेते हैं कि ब्रांच की जो क्रेडिट सेल्स हैं वो 4 लाख की है सिंप्लिसिटी के लिए, यानी कि इस पूरे साल में ब्रांच ने टोटल सेल्स 7 लाख की करी है, जिसमें से कैश सेल्स 3 लाख की है और क्रेडिट सेल्स जो है 4 लाख रुपए की है। यहाँ तक ठीक है। उसके अलावा ब्रांच ने ये भी बताया ईयर के एंड में, एक तो ब्रांच ने ये बताया कि हमारी सेल इतनी की है, और ब्रांच ने हमें ये भी बताया कि ईयर के एंड में, देखो ईयर के एंड में ब्रांच के पास कुछ बैलेंसेस बच सकते हैं। बाबा बच सकते हैं या नहीं बच सकते? बच सकते हैं।
ब्रांच ने ये बताया कि हमारे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है। स्टॉक बचा हुआ है का क्या मतलब होता है भाई? हेड ऑफिस ने ब्रांच को इस साल कुछ सामान भेजा था, जो गुड्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक ही होता है ना। तो 5 लाख रुपए के गुड्स हमने भेजे थे ब्रांच को, तो ब्रांच के पास हो सकता है कुछ गुड्स उसमें से ईयर के एंड में बच गए हों। तो ब्रांच ने ये बताया ईयर के एंड में हमारे पास स्टॉक मान लेते हैं 2 लाख रुपए का बचा हुआ है। ये किसने बताया? ब्रांच ने हेड ऑफिस को बताया कि हमारे पास 2 लाख रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। और ब्रांच ने हेड ऑफिस को ये भी बताया कि भाई हमने अभी ईयर के एंड में हमारे 3 लाख रुपए के डेटर्स भी हैं। 3 लाख रुपए के डेटर्स भी हैं का क्या मतलब है? इसका मतलब है ईयर के एंड में हेड ऑफिस को ब्रांच ये कह रही है कि अभी 3 लाख रुपए के ऐसे क्लाइंट हैं या ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने अभी हमारा पैसा देना है। इज इट क्लियर टू यू? देखो, हमने कुछ क्रेडिट में भी सामान बेचा था, उस क्रेडिट में से हो सकता है अभी पूरा पैसा ना मिला हो, इसलिए ब्रांच ये कह रही है कि कुछ डेटर्स बचे हुए। चलो, डेटर्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। मान लेते हैं ब्रांच ने बताया कि 1 लाख रुपए का पैसा अभी ऐसा है जो हमने डेटर से कलेक्ट करना है। यहाँ तक ठीक है। ये क्या है? 31/3/2028 का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि ईयर के एंड में ये बैलेंसेस बचे हुए हैं ब्रांच के पास। इसी तरीके से ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये लास्ट ईयर है। मान लेते हैं ये लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर 1/4/2026 से स्टार्ट हुआ, 31/3/2027 को खत्म हुआ। जिस तरह करंट ईयर में, ये करंट ईयर है, करंट ईयर का एंड है, करंट ईयर के एंड में ब्रांच के पास कुछ बैलेंसेस बच गए हैं, इसी तरह से लास्ट ईयर ब्रांच के पास कुछ बैलेंसेस थे। लास्ट ईयर जब खत्म हुआ था, मान लेते हैं कि ब्रांच के पास कुछ स्टॉक बचा हुआ था। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने माना कि स्टॉक 1 लाख रुपए का बचा हुआ था, और लास्ट ईयर के एंड में ब्रांच के पास कुछ डेटर्स थे। मान लेते हैं कि 2 लाख के डेटर्स थे, यानी कि जब पिछला अकाउंटिंग ईयर, यानी कि लास्ट अकाउंटिंग ईयर जब खत्म हुआ था, तो लास्ट ईयर के एंड में ब्रांच के पास कुछ बैलेंसेस बचे हुए थे। अब ये इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस और ब्रांच से रिलेटेड हमारे सामने है, और हम मान लेते हैं कि ये डेटर सिस्टम के तहत हमें अकाउंटिंग करनी है। इज इट क्लियर टू यू? अब डेटर सिस्टम के तहत अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान से मेरी बात को समझें। सिर्फ रेटाफिकेशन करने से काम नहीं चलता, लॉजिकली हर चीज़ समझनी पड़ती है, और इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा सा हम स्लोली मूव भी करते हैं। अब अकाउंटिंग समझने के लिए इतना तो आपको मालूम हो चुका है कि डेटा सिस्टम के अंदर जो सारी अकाउंटिंग होती है वो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में होती है। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, मैंने यहां पर लिखा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में मैंने क्या बताया था? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में ब्रांच से रिलेटेड हेड ऑफिस कौन कौन से अकाउंट बनाएगा? एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा, ये मैंने आपको बताया था, ब्रांच अकाउंट। तो मैंने यहां पर लिखा ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट्स बनाएगा डेटा सिस्टम के तहत, करेक्ट? तो ब्रांच अकाउंट मैंने थोड़ा सा ये इस तरह से बना दिया, लीजिए जी, ब्रांच अकाउंट्स। उसके अलावा मैंने कुछ और भी कहा था। मैंने कहा हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एक सेल्स लेजर मेंटेन करता है, और सेल्स लेजर का मतलब है ब्रांच के जितने भी क्रेडिट कस्टमर हैं उनका अकाउंट मेंटेन करता है। इनडायरेक्टली इसका मतलब हो गया कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के जो कस्टमर्स हैं, देखो अकाउंट्स में कस्टमर का मतलब डेटर से होता है, तो ब्रांच के जो कस्टमर हैं या डेटर्स हैं उनका अकाउंट भी बनाता है। तो हेड ऑफिस की बुक्स में डेटा सिस्टम के तहत 2 अकाउंट ओपन करे जाते हैं, एक तो ब्रांच अकाउंट और दूसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब जो तुम्हें सबसे बड़ी चीज मालूम होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी चीज मालूम होनी चाहिए, करेक्ट? जब मैं आपको ये बता रहा था कि हम डेटा सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, मैंने ये बताया था, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें डेटा सिस्टम के बारे में बताई। मैंने कहा ये डिपेंडेंट ब्रांचेस का पार्ट है, नंबर 1। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इसके अंदर जितनी भी अकाउंटिंग होगी हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। मैंने आपको ये भी बताया कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है और एक सेल्स लेजर बनाता है। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो कई बच्चे, और बिकॉज ये चीज़ें किताबों में नहीं लिखी रहती तो बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है जो कई बार बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि
डेटर सिस्टम एक इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, नॉट ए फुल फ्लेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये एक इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनको कॉन्सेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। ये एक इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। और अधिकतर जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे होते, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, करेक्ट, वो इस सिस्टम को, डेटा सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये एक फुल फ्लेड्ज डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। और मैंने कहा जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जनरली वो डेटा सिस्टम को अडॉप्ट कर करके ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं। अब ये मैंने बात क्यों कही, तो अब तुम्हें समझ जाना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, तो अब तुम्हें अपने आप ही पता लग जाना चाहिए कि ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों है। क्योंकि इसमें हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड सिर्फ दो ही चीज़ें मेंटेन कर रहा है, एक ब्रांच अकाउंट मेंटेन कर रहा है और दूसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट मेंटेन कर रहा है। हम कुछ और तो मेंटेन कर ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ही है कि ये फुल फ्लेड्ज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अब सबसे पहले जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से समझें। मेरी पहले जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूं उतना ही समझने की कोशिश करें। अब आप पहले तो अपने आप को हेड ऑफिस का अकाउंटेंट समझ लें। आप अपनी ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप हेड ऑफिस के सबसे मेन अकाउंटेंट हैं। छोटी पोस्ट लग रही है तो अपने आप को चीफ अकाउंटेंट समझ लो। अब आपने अपनी ब्रांच को गुड्स भेजे। जब आप अपनी ब्रांच को गुड्स भेजोगे तो आप गुड्स से अलग हो रहे हो। आप गुड्स किसको भेज रहे हो, ब्रांच को गुड्स भेज रहे हो। तो आपको एंट्री करनी नहीं है, मैं वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं। जब आप गुड्स ब्रांच को भेजोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, जब आप गुड्स ब्रांच को भेजोगे तो आपकी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये काफ़ी बड़ा वर्ड है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो हम ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर और टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। याद रखें ब्रांच अकाउंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जब हम ब्रांच को गुड्स भेजेंगे तो हमारी एंट्री ये होगी, 5 लाख से ये हमारी एंट्री हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? मैंने कहा आपको एंट्री रटने की इसकी कतई जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को आदत होती है पहले एंट्रीज लिखाई जाए फिर फॉर्मेट बनाया जाए, ऐसे आप कभी अकाउंट्स नहीं सीखेंगे। आप लॉजिकली समझने की कोशिश करें। आप हेड ऑफिस के अकाउंटेंट हैं, आपने ब्रांच को सामान भेजा है। जब आप ब्रांच को सामान भेजेंगे तो जाहिर है कि एंट्री तो ये होगी, लेकिन मैं जो मेन चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप ब्रांच को कोई चीज़ भेजते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज़ से अलग हो रहे हैं, आपका मतलब हेड ऑफिस से। तो जब भी हेड ऑफिस किसी चीज़ से अलग होगा उस चीज को आपने ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिखना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर टू? मैंने आपको एंट्री भी बता दी और मैंने आपको एक हल्का सा लॉजिक भी बता दिया। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजेगा, जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजेगा तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो मैंने यहां पर लिखा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मैंने अभी शॉर्ट में ही लिख दिया, अभी मैं इसे समझाने के लिए कर रहा हूं। तो टू गुड्स, हालांकि लीगल शॉर्ट फॉर्म है। तो तुमने ब्रांच को 5 लाख रुपए का सामान भेजा, तुम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे 5 लाख रुपीज। इट इज एज सिंपल एज दैट, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो ये काम तो पूरा हो गया। उसके बाद हेड ऑफिस ने ब्रांच के साथ क्या करा, यहां पर कैश भेजा। तुम्हें दिया हुआ है कि इस साल ब्रांच ने 1 लाख रुपए का कैश ब्रांच को भेजा ब्रांच के एक्सपेंसेस को निपटने के लिए। अगर मैं एंट्री के थ्रू बताऊं तो मैं ऐसे बताऊंगा कि हेड ब्रांच को कैश भेजा गया है, तो जाहिर है अब की बार एंट्री होगी ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश ब्रांच को भेजा है। एंट्री तो आपकी ये होगी अगर आप एंट्री करके दिखाना चाहते हैं। और लॉजिकली अगर आप जाना चाहें तो मैंने जैसा कि बताया, आप किसी भी चीज़ से अलग होंगे तो उसको आपने ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिखना है। तो अब आपने ब्रांच को कैश भेजा तो टू कैश, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कैश आपने ब्रांच को इसलिए भेजा है ताकि ब्रांच अपने एक्सपेंसेस को निपट सके। तो 1 लाख रुपए का अमाउंट आपने ब्रांच को भेजा है, तो वो आप ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा इस केस में,
हमने ये देखा कि ब्रांच ने अब ईयर के एंड में जाने के बाद, देखो हमारा काम, हम तो हेड ऑफिस हैं, हमने तो जो काम करना था कर दिया। अब हम वेट करेंगे ब्रांच का, तो ईयर के एंड होने का हम वेट करेंगे। तो ईयर के एंड पर हमें पता लगा कि ब्रांच ने कैश सेल्स कर दी है 3 लाख की और क्रेडिट सेल्स कर दी है 4 लाख की। अब यहाँ एक बड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुने। हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसको हम बोलेंगे रेमिटेंसेस। ये रेमिटेंसेस का क्या मतलब है और इसको हम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? रेमिटेंसेस, करेक्ट। यहाँ मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस का मतलब क्या है? पहले तो ध्यान से सुने, रेमिटेंसेस का मतलब है रेमिटेंसेस, और ये तुम्हें अच्छी तरह से शुरुआत में ही समझ में आ जाना चाहिए। रेमिटेंसेस का मतलब है कि ब्रांच ने टोटल कैश कितना कलेक्ट करके हमें भेजा। रेमिटेंसेस का मतलब है कि टोटल कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच। रेमिटेंसेस का मतलब है टोटल कैश, ब्रांच ने जो टोटल कैश कलेक्ट करा, टोटल कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच। ब्रांच ने ये कैश कलेक्ट करा है एंड सेंड टू, और भेज दिया है हेड ऑफिस को। इसको बोलते हैं रेमिटेंसेस, कि ब्रांच ने टोटल कैश कितना कलेक्ट करा और हेड ऑफिस को भेजा। अब तुम्हें पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ब्रांच कैश कहाँ से, किन सोर्सेस से कलेक्ट करेगी। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ब्रांच जो कैश कलेक्ट करती है वो 2 सोर्सेस से, अधिकतर 2 सोर्सेस होते हैं, जब तक मैं कुछ और ना बोलूं। इज इट क्लियर टू यू? जनरली ब्रांच जो कैश कलेक्ट करेगी वो 2 सोर्सेस से कलेक्ट करेगी। एक तो थ्रू कैश सेल से। किससे? थ्रू कैश सेल से, थ्रू कैश सेल्स। अब ब्रांच ने जो कैश में सेल करी है, एक तो ब्रांच के पास कैश उसके थ्रू आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में ब्रांच ने जो कैश सेल्स करी है, आपने नोट करा होगा, ब्रांच की जो कैश सेल्स थी मैंने लिखाई थी 3 लाख रुपए की, ठीक है। तो इसका मतलब जो कैश सेल है उसका पैसा तो ब्रांच को उसी वक्त मिल जाएगा, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। और टोटल कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रांच के पास टोटल कैश कहां से आएगा। एक तो थ्रू कैश सेल से आएगा और थ्रू receipts from debtors, through receipts from debtors, through receipts from debtors, through receipts from debtors। अब कंफ्यूजन नहीं करनी है। रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स का मतलब है कि डेटर से हमें कितना कैश मिला। अब मैंने यहां क्रेडिट सेल्स नहीं लिखा है, क्रेडिट सेल है तो पैसा तो मिला ही नहीं है, क्योंकि वो सेल तो क्रेडिट में है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है कि डेटर से कितना कैश मिला है। अब डेटर से हमें कितना कैश मिला है, इसको कैश फ्रॉम कस्टमर्स भी कहते हैं, कैश फ्रॉम डेटर्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो ब्रांच जो टोटल कैश कलेक्ट करेगी वो 2 सोर्सेज से करेगी, एक तो कैश सेल से और जो ब्रांच ने कैश कलेक्ट करा होगा डेटर से। प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये दिया ही नहीं है कि कैश ब्रांच ने कितना कलेक्ट करा, और मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे उसमें ये दिया भी नहीं होगा। आपको क्रेडिट सेल जरूर दी होगी, लेकिन आपको कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स जनरली नहीं दिया होगा। समझ में आया? इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास डेटर से कितना कैश मिला है ये नहीं है, तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। तो मैं ये बता रहा था कि ईयर के एंड में हेड ऑफिस को ब्रांच से ये पता लगा कि ब्रांच ने कैश में सामान बेचा है 3 लाख का और क्रेडिट सेल करी है 4 लाख की। ध्यान से सुने, अभी मैंने आपको ये बताया कि रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि ब्रांच ने टोटल कैश कितना कलेक्ट करा, और मैंने ये भी बताया कि रेमिटेंसेस यानी कि टोटल कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच। और मैंने अभी आपको बताया कि ब्रांच जो कैश कलेक्ट करती है, एक तो कैश सेल्स के थ्रू करती है, यानी कि रेमिटेंसेस के 2 पहलू होते हैं, एक तो कैश सेल्स होता है और दूसरा होता है कैश फ्रॉम डेटर्स या रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स। तो मैंने कैश फ्रॉम डेटर्स लिख दिया, बात एक ही है, कैश फ्रॉम डेटर्स। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा, पहले तो मैंने इसको क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपसे ये कहा
कि जब हेड ऑफिस किसी चीज़ से अलग होगा या ब्रांच को कुछ भेजेगा तो मैं उसको डेबिट में लिखूंगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, यानी कि हेड ऑफिस ब्रांच से कोई चीज़ रिसीव करेगा तो जाहिर है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो रेमिटेंसेस का मतलब है कि ब्रांच कैश कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेज रही है या हेड ऑफिस ब्रांच से रिसीव कर रहा है, इसलिए मैं क्रेडिट में लिखूंगा। वैसे इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, वो मैं अभी बाद में बता दूंगा। तो रेमिटेंसेस के अंदर मुझे कैश सेल्स लिखनी है और कैश फ्रॉम डेटर्स लिखनी होती हैं। अब कैश सेल्स तो क्वेश्चन में दी हुई हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो मैंने 3 लाख रुपए का अमाउंट यहां पर लिख दिया क्रेडिट में, 3 लाख। लेकिन कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स अभी मेरे पास नहीं है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं इस फिगर को नहीं लिख सकता। मुझे घबराने की बात नहीं है, मैं आगे बढ़ गया। अब अगला आइटम क्रेडिट सेल्स है। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान से देखें। जो क्रेडिट सेल्स है मैंने ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखनी है। क्रेडिट सेल्स को मैंने ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखना है। सर ब्रांच अकाउंट में क्यों नहीं लिखना है? जाहिर है, मैं जानता था तुम में से कोई ये पूछेगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप नहीं भी पूछते तो मैंने आपको आंसर देना ही था। लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्रेडिट सेल्स आपने लिखनी कहां पर है। अगर हम क्रेडिट में सामान बेचेंगे तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, भाई नेचुरल सी चीज़ है। डेटर्स को बढ़ाना हो तो हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेटर्स एसेट है। किसी भी एसेट को बढ़ाएंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो जब एंटिटी, कोई भी एंटिटी जब क्रेडिट में सामान बेचेगी तो इसका मतलब डेटर्स बढ़ जाते हैं। तो यही वजह है कि क्रेडिट सेल्स डेटर्स अकाउंट में तो आएंगे, डेटर्स अकाउंट में आएंगे। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये हो जाती है कि सर क्रेडिट सेल्स हमने ब्रांच अकाउंट में क्यों नहीं लिखी, हमने सिर्फ डेटर्स अकाउंट में क्यों लिखी। बिल्कुल ठीक है, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, तो इसका भी आंसर मैं आपको देता हूँ। देखें ध्यान से, जब भी हम ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं, अब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, कोई ऐसे पॉइंट आपको नहीं बताएगा, ये ध्यान रखना, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा कम से कम। तो मैंने कहा अगर आप पेशेंस रखोगे तो सबसे डीपेस्ट और वाइडेस्ट कवरेज आपको मिलेगा, लेकिन पेशेंस के साथ थोड़ा पढ़ना है। जब भी हम ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि हम 3 चीज़ों से रिलेटेड अकाउंटिंग करते हैं। 3 पार्टीज, ब्रांच अकाउंट्स के अंदर 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हेड ऑफिस होती है, दूसरा जो है वो ब्रांच ऑफिस होता है, और उसके अलावा तीसरी पार्टी कौन है? तीसरी पार्टी है कस्टमर्स, यानी कि ब्रांच के डेटर्स, इनको हम कस्टमर्स भी बोलते हैं। जब भी ब्रांच अकाउंटिंग करी जाएगी तो हमेशा आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि 3 पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुने, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, तीसरी बार मैंने बोल दिया, जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में आएगी। बात समझ में आ गई? अब इनडायरेक्टली इसका यह भी मतलब हो गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ब्रांच ऑफिस और कस्टमर के बीच में होगी, अगर मैं ये कहता हूं कि सी और डी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको ए या बी क्यों रिकॉर्ड करेगा? वो तो सी रिकॉर्ड करेगा या डी रिकॉर्ड करेगा अगर सी और डी के बीच में ट्रांजैक्शन है। इसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ अगर ब्रांच ऑफिस और कस्टमर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन है तो वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी। मैंने कहा ना कि क्रैम नहीं करने, लॉजिकली सीखना है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में होंगी, अब हम बाद में देखेंगे कि ब्रांच ऑफिस और ब्रांच कस्टमर के बीच में पॉसिबली कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। ये तो अभी मैं एलिमेंट्री है, मैं आपको थोड़ा सा वैसे समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन लिखा है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं। ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन क्या हो सकती हैं, जैसे कि क्रेडिट सेल्स। तो ये ट्रांजैक्शन ब्रांच ने करी और ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और कस्टमर के बीच में है, नंबर 1। कभी क्वेश्चन में लिखा हो डिस्काउंट टू डेटर्स, इसका मतलब है कि ब्रांच ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी जो है ब्रांच ऑफिस और कस्टमर के बीच की मानी जाएगी। या कभी क्वेश्चन में लिखा हो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब ही होता है गुड्स रिटर्न बाय द क्रेडिट कस्टमर, और गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर का मतलब हो गया जो डेटर्स ने गुड्स रिटर्न करें। बिकॉज ब्रांच ने कस्टमर को सामान बेचे थे तो कस्टमर ब्रांच को ही तो गुड्स रिटर्न करेगा। तो यही वजह है कि जो ये 3 ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ लिखी हैं, ये तीनों ट्रांजेक्शन ब्रांच ऑफिस और कस्टमर के बीच की मानी जाती हैं। ये कभी भी हेड ऑफिस में नहीं आएंगी, ये ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएंगी।
ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब है जो क्रेडिट सेल्स हैं, ये मैंने ब्रांच डेटर्स में क्यों लिखा, ये अब आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में नहीं है, बल्कि ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में। इज इट क्लियर टू यू? अब अगर आपको ये बात पता लग गई, अब लास्ट में हेड, जब ईयर का एंड हो रहा है, जब ईयर का एंड हो गया तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को बताया हमारी जो है क्रेडिट कैश सेल्स इतनी हुई, क्रेडिट सेल्स इतनी हुई, और ऑफ कोर्स ईयर के एंड में ब्रांच के पास कुछ स्टॉक भी बचा है, कुछ डेटर्स भी बचा है। ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। क्लोजिंग बैलेंसेस, ईयर के एंड में जो भी बैलेंसेस होंगे उनको हम ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे, उनको हम ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे। बैलेंस कैरीड डाउन, ईयर के एंड में जो बैलेंसेस बच जाएंगे उनको हम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैलेंस कैरीड डाउन। इज इट क्लियर टू यू? कौन कौन से बैलेंसेस बचे हुए हैं? एक तो स्टॉक का और एक डेटर्स का। तो आप यहां पर लिखेंगे स्टॉक, आप यहां पर लिखेंगे स्टॉक का बैलेंस। अब स्टॉक का बैलेंस कितना है? 2 लाख रुपए का है, डेटर्स का 1 लाख रुपए का है। तो ये स्टॉक का बैलेंस तो आपने यहां पर लिख दिया कि 2 लाख रुपए का स्टॉक ईयर के एंड में बचा हुआ है। उसके अलावा डेटर्स का बैलेंस बचा है, तो डेटर्स का बैलेंस भी आपने लिख दिया। डेटर्स का बैलेंस कितना बचा है? 1 लाख रुपए का बचा है। ध्यान से सुने, करंट ईयर तुम्हारा यहां पर एंड हो रहा है। जब करंट ईयर का एंड हुआ तो करंट ईयर के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो आपने ब्रांच अकाउंट में लिखे। इज इट क्लियर टू यू? क्रेडिट में लिखे। इसी तरह से जो ये लास्ट ईयर खत्म हुआ था और लास्ट ईयर के एंड में ब्रांच के पास जो ये बैलेंसेस थे, अब ओपनिंग डेट को इन बैलेंसेस को आपको अपनी बुक्स में लाना पड़ेगा। ये करंट ईयर के लिए ये क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो यही कारण है कि जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो ब्रांच अकाउंट में ब्रांच के पास जो लास्ट ईयर के बैलेंसेस हैं, लास्ट ईयर के एंड के बैलेंसेस हैं, या करंट ईयर की बिगनिंग के जो बैलेंसेस हैं, उनको हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लास्ट ईयर के जो बैलेंसेस हैं, अधिकतर जो बैलेंसेस होते हैं वो स्टॉक और डेटर्स के ही होते हैं। तो लास्ट ईयर के एंड में जो बैलेंसेस हैं ब्रांच के पास, उसको मैंने करंट ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में लिखा। लास्ट ईयर बैलेंस स्टॉक का 1 लाख है तो मैंने 1 लाख लिख दिया, और डेटर्स का बैलेंस 2 लाख है, मैंने 2 लाख लिख दिया। अब यहां पर एक चीज मैं आपको थोड़ी क्लियर कर दूं, 1-2 चीजें क्लियर कर दूं, बल्कि एक ही चीजें क्या क्लियर करनी है। ध्यान ये रखना है कि हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट बना रहा है और ब्रांच डेटर्स भी बना रहा है। तो जैसे ही आपने डेटर से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस लिखा, नेक्स्ट टाइम से आप इमीडिएटली उसको ब्रांच डेटर्स में भी लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि आप डेटर्स का अकाउंट बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का आपको यहां लिखना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का कितना है बाबा? ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, तो 2 लाख आपने डेबिट साइड में लिख दिया। और इसी तरह से ईयर के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का, वो भी आपको डेटर्स अकाउंट में लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया बैलेंस कैरीड डाउन दैट इज इक्वल टू 2 लाख। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स भी थी। मैंने बताया कि क्रेडिट सेल्स जो है वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएंगी। उसका रीजन ये है कि ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में नहीं है, ये ट्रांजैक्शन ब्रांच ऑफिस और ब्रांच कस्टमर के बीच में है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमने सारी चीजें लिख ली हैं, तो हमें यह देखना है कि डेटर से रिलेटेड क्या सारी चीजें मौजूद हैं। डेटर से रिलेटेड क्या सारी चीजें मौजूद हैं का भी क्या मतलब है? तुम्हें मालूम है कि ब्रांच अकाउंट के अंदर हम डेटर से रिलेटेड क्या क्या चीजें लिखते हैं। ब्रांच अकाउंट के अंदर हम ओपनिंग डेटर्स लिखते हैं, क्लोजिंग डेटर्स लिखते हैं, और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी लिखते हैं। ये 3 चीजें लिखते हैं, और हमारे पास ये फिगर नहीं है। यानी कि डेटर से रिलेटेड जो फिगर आपके पास नहीं है वो अब बैलेंसिंग फिगर के रूप में पहले आप डिराइव करेंगे अपने डेटर्स अकाउंट से। तो अब मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट को टैली करा। ब्रांच डेटर्स को जब मैंने टैली करा तो यहाँ डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 6 लाख आ रहा है। अब 6 लाख में से मैंने 2 लाख माइनस कर दिए, तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ जाएगी उसको मैं बोलूँगा बाई कैश, और इसका मतलब है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। मैंने पूरा ही लिख दिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इसका मतलब तुम्हें डेटर से इस साल इतना कैश मिला। इसको लॉजिकली भी समझा जा सकता है।
डेट इज इक्वल टू 4 लाख। देखो लॉजिकली कैसे समझा जा सकता है। 2 लाख रुपए के डेटर्स या क्रेडिट कस्टमर पहले से ही हैं और तुमने 4 लाख रुपए का सामान क्रेडिट में और बेचा, तो ईयर के एंड में 6 लाख रुपए के क्रेडिट कस्टमर होने चाहिए, लेकिन 6 लाख की बजाय ईयर के एंड में 2 लाख के ही क्रेडिट कस्टमर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 लाख रुपए के डेटर्स ने पैसा दे दिया। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अब तुम्हारे पास ये फिगर आ गई। बिकॉज अब ये फिगर तुम्हारे पास आ गई, अब तुम इस फिगर को यहां पर लिख दोगे 2 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया, जो मैं आपको उस वक्त बताने की कोशिश कर रहा था कि ब्रांच ने कैश सेल से 3 लाख रुपए हासिल करे, डेटर से 2 लाख रुपए कलेक्ट करे, टोटल 5 लाख रुपए कलेक्ट कर करके ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिए। इसी को हम रेमिटेंसेस बोलते हैं कि ब्रांच ने टोटल कैश कलेक्ट करके जो हेड ऑफिस को भेजा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? कोई खास मुश्किल काम नहीं है। अब मैंने इसको टैली करना शुरू करा। ध्यान से सुने मेरी बात को, मैं ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुने। अगर पेशेंस आपने रखा तो मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अब मैंने इसको टोटल करना शुरू कर दिया। अब हम इसको टोटल करके जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में जो टोटल आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है बाबा, जरा पहले ये भी देख लें। 3 लाख तो यहाँ 3 + 5 8 और 9 लाख तो इधर का टोटल है, और इधर का टोटल कितना हो गया 3 लाख + 2 लाख 5 लाख, और ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 4 लाख था। मैंने यहाँ पर 2 लाख क्यों लिख दिया भाई, सॉरी, ये 4 लाख है ना, 4 लाख है। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 4 लाख है, तो मैं को दोबारा से टोटल करना पड़ेगा। यहाँ का टोटल, चलो पहले यहाँ क्रेडिट का करा, 3 + 4 7 7 + 2 9 9 + 1 10 लाख। तो क्रेडिट साइड का टोटल तो 10 लाख है, नंबर 1। अब 10 लाख में से हमने यहाँ का टोटल कर ही लिया था, यहाँ का टोटल 9 लाख का था मेरे ख्याल से, 8 और 1 9 लाख। तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर बड़ा होगा तो बैलेंसिंग फिगर आपकी इस तरफ निकलेगी, और इस तरफ अगर बैलेंसिंग फिगर निकलेगी तो इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, और इसको हम लिखते हैं वैसे प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या सिंपली अभी मैंने इतना ही बताया कि ये प्रॉफिट है। इज इट क्लियर टू यू? ऑफ कोर्स अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस होगा। अब बहुत से बच्चों को क्या लगता है, बस ठीक है हमें फॉर्मेट पता लग गया, ये पता लग गया, फटाफट अब क्वेश्चन करने सॉल्व कर दो। आप ये भूल जाते हैं, आप 1 लाख क्वेश्चन भी कर लेंगे, आपकी प्रोफिशिएंसी कभी नहीं बनेगी। आपकी प्रोफिशिएंसी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझ करके ही बन सकती है। तो उसके लिए शुरुआत में थोड़ा सा पेशेंस दिखाना बहुत लाजमी होता है। तो समझने की कोशिश करें। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो गया। अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो गया तो आंसर है यस, लेकिन कुछ चीजें अभी आपको समझनी है। क्या चीजें आपको समझनी है? 99% या किताबें आपको ये बता देंगी, हाँ क्रेडिट साइड का ये टोटल है, ये ब्रांच अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड का टोटल है, ये बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई तो ये प्रॉफिट है, इधर आ गई तो ये लॉस है। अब मान लो ये प्रॉफिट आ गई, लेकिन ये प्रॉफिट कैसे आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं, आप प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हैं, आप इस बात को समझें। कल आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएं और आपके सामने एक ब्रांच का फॉर्मेट रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप जोश में आके बोल दोगे सर क्रेडिट साइड बड़ी है, ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट है। भाई ये प्रॉफिट तो है, लेकिन ये प्रॉफिट कैसे आ रही है, कैसे समझाओगे आप? तो समझने की कोशिश करो। ये ऐसे पॉइंट है, मैंने कहा कोई आपको नहीं बताएगा। देखें यहाँ पर, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अकाउंट्स में प्रॉफिट कैसे निकलता है। अकाउंट्स में प्रॉफिट तभी निकल सकता है जब आपके पास टोटल सेल्स की फिगर हो। अगर आपके पास टोटल सेल्स की फिगर हो, करेक्ट, कैश सेल्स भी हो आपके पास क्रेडिट सेल्स भी हो, टोटल सेल्स की फिगर हो, कैश सेल्स भी हो, क्रेडिट सेल्स भी हो। इज इट क्लियर टू यू? और उसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या खाली बस तुम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इंटरेस्ट रख रहे हो? तो उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिर नेट प्रॉफिट आता है। आपको बात समझ में क्या आनी चाहिए कि अकाउंट्स में तो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ऐसे निकल सकता है, उसके अलावा तो निकल ही नहीं सकता। अगर प्रॉफिट ऐसे निकलता है तो ये प्रॉफिट कैसे आ गया? 99% बच्चे बस ये जानते हैं
कि हाँ भाई ब्रांच अकाउंट हमने बनाया, ये ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है, क्रेडिट साइड बड़ी है, ये बैलेंसिंग फिगर है, तो ये प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है? मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट तो बिना इस चीज के आप फाइंड कर ही नहीं सकते। अगर मैं ऐसे कंप्यूट करूंगा तब तो समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट है, लेकिन वहां बैलेंसिंग फिगर को देख करके कैसे समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट है? अब प्रॉब्लम ये है कि कोई एंटिटी जब इस तरीके से प्रॉफिट निकालेगी तो उसको फुल फ्लेड्ज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मुझे फुल फ्लेड्ज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। और बहुत से बच्चे को ये बात मालूम नहीं रहती कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुल फ्लेड्ज डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करना बहुत एक्सपेंसिव टास्क होता है। ये इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी अकाउंटिंग सर्विसेज की हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। तुम लोगों को तो सिर्फ यही लगता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली चीज़ें होती हैं। तो हर एंटिटी इस तरीके से प्रॉफिट नहीं निकाल सकती। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने, और मैंने पहले ही कहा कि ये एक छोटा मोटा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और ये डेटर सिस्टम से अपना रिजल्ट निकाल रहा है। मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ कि डेटर सिस्टम एक इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, लेकिन फिर भी आपको कुछ लॉजिक इसका मालूम होना चाहिए कि जो ये इस तरीके से फिगर निकाली गई है, बैलेंसिंग फिगर, इसको हम प्रॉफिट क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, कुछ लॉजिक भी तो समझ में आना चाहिए ना। ये थोड़ी किसी क्रेडिट साइड बड़ी है, आपको कैसे पता लग रहा है कि ये प्रॉफिट है? अब देखें ध्यान से, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैंने ब्रांच अकाउंट के अंदर कैश सेल्स लिखी हैं? ब्रांच अकाउंट के अंदर मैंने कैश सेल्स की फिगर लिखी है? आप बताओ जरा देख के। ये ब्रांच अकाउंट है, इसके अंदर कैश सेल्स लिखी है? सर लिखी है। हमने कैश सेल्स की फिगर लिखी है ना? पक्का लिखी है, ठीक है। आपने कह दिया तो मैंने मान लिया कि कैश सेल्स की फिगर हमने 3 लाख रुपए की लिखी है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे जो है उसका आंसर ध्यान से देना, एकदम पहले मत देना। क्या मैंने ब्रांच अकाउंट के अंदर क्रेडिट सेल्स की फिगर लिखी है? सर क्रेडिट सेल्स की फिगर तो हमने नहीं लिखी है। क्या मैंने क्रेडिट सेल्स की फिगर लिखी है या नहीं लिखी है? अच्छी तरह सोच के बताओ। सर ओपनिंग डेटर लिखे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स लिखा है, वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं बाबा क्रेडिट सेल्स लिखी है या नहीं लिखी है? 99.99% बच्चे बोल रहे हैं नो सर। तो मैं, बिकॉज इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट तो जा नहीं सकता। वैसे तो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन क्रेडिट सेल मैंने अध्यक्ष, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, अध्यक्ष, ठीक बोला मैंने, जो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल तरीके से लिखी है, अध्यक्ष तरीके से लिखी है। समझ में आया? डिस्गाइसली मैंने इसके अंदर क्रेडिट सेल्स लिखी हुई हैं। सर वो कैसे लिखी हैं? ध्यान से देखें। मैंने इसके अंदर ओपनिंग डेटर्स लिखा है कि नहीं लिखा है? सर लिखा है। मैंने क्लोजिंग डेटर्स भी लिखा है, और मैंने कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी लिखा है। यानी कि मैंने ओपनिंग डेटर्स भी लिखा है, क्लोजिंग डेटर्स भी लिखा है, मैंने कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी लिखा है, और इन सब का डिफरेंस क्रेडिट सेल्स ही होता है। तुम देख लो, हमने ओपनिंग डेटर्स भी लिखा है, हमने क्लोजिंग डेटर्स भी लिखा है, हमने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी लिखा है ब्रांच अकाउंट में, तो इन सब का डिफरेंस क्रेडिट सेल्स ही तो है। इसका मतलब क्या हो गया? अब आपको समझ में आनी चाहिए। मैं एक तीर से 4 निशाने मारने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये सोच रहा था कि आप में से कोई ये क्वेश्चन पूछेगा जब मैं ये ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस यहां लिख रहा था। दरअसल मैंने आपको ये बस इतना बताया, या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको किताबें और दूसरे लोग आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देते हैं। उसका कुछ लॉजिक भी होता है, ऐसे नहीं लिख सकते। आपको समझ में आना चाहिए कि किसी दूसरे अकाउंट का बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में तो लिखा ही नहीं जा सकता। भाई ये स्टॉक का बैलेंस मैं ब्रांच अकाउंट में थोड़ी लिख सकता हूँ। ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया, ओपनिंग डेटर्स भी लिख दिया, क्लोजिंग डेटर्स। भाई ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर में लिखना तो समझ में आ रहा है, लेकिन ब्रांच अकाउंट में हम क्यों लिख रहे हैं? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का मैं आपको आंसर देना चाह रहा हूं। मैंने कहा ना कि हमसे सरफेशियल स्टडी नहीं करना चाह रहे हैं, और प्रॉब्लम यह है कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो सरफेशियल स्टडी करके खुश हो जाते हैं, फिर बाद में उनको पछताना इस सेंस में पड़ता है कि जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाएंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी, और कुछ इसी तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। सिर्फ ये नहीं लर्न करना फॉर्मेट याद कर लिया ये प्रॉफिट है। ध्यान से सुने मेरी बात को। अभी मैंने कहा कि किसी दूसरे अकाउंट का बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में लिखना ही पहले तो गलत है, हम नहीं लिख सकते। अब मान लेते हैं बहुत गरीब सा आदमी है, करेक्ट, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और वो रोड किनारे एक ऐसी जगह पे खाना खा रहा है जहाँ मक्खियाँ भी भिन भिना रही हैं, जहाँ बड़ा अनहाइजेनिक सा वातावरण है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको अपने पेट की आग तो शांत करनी है ना, वो भूखा आदमी है। अब उसके पास पैसे नहीं है तो उसने इस बात का ख्याल ही नहीं करा कि आसपास का कंडीशन क्या है। उसको तो उस एक ही मिशन था, मिशन ये है कि उसको अपने पेट की ज्वाला शांत करनी थी। तो ठीक है, उसने कर ली, कोई बुराई नहीं है इस केस में। इसी तरीके से ये एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, आप इस तरह से मान लें। ये बहुत बड़े पैमाने पर बहुत हाई लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहा है, इसके पास फंड्स का क्रंच है। ये जानता है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी जानता है कि हम एक इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम एडॉप्ट कर रहे हैं और लॉजिकली किसी दूसरे अकाउंट का बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में लिखना टेक्निकली सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखे, टेक्निकली ये ठीक नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारा मिशन क्या है? जैसे वो आदमी भी जानता था कि ये बड़ा अनहाइजेनिक सा इलाका है, यहाँ पर आसपास बहुत गंदगी है, लेकिन क्या करूँ, मुझे भूख तो लगी है, भूख शांत करनी है, उसने खा लिया। इसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन भी जानता है कि ठीक है, हमारे पास फंड्स का क्रंच है, हम फुल फ्लेड्ज अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट नहीं करते, तो हमें अपनी सीमाओं में रहते हुए, अपनी सीमितताओं में रहते हुए हमें ये अपना रिजल्ट तो फाइंड करना है। तो रिजल्ट फाइंड करने का तरीका इन्होंने क्या निकाला देखो, यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये लगता होगा कि हम सेल्स यहाँ डायरेक्टली क्यों नहीं लिख देते। उसका एक वजह है, मैंने कहा ये जो सिस्टम होता है ना, ये इनकम्प्लीट सिस्टम है। यहाँ पूरे लेजर अकाउंट तो बना ही नहीं रहे हो, आप क्रेडिट सेल्स डायरेक्टली यहाँ लिख ही नहीं सकते। कैसे आएगी वो फिगर जब आपने सेल्स अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ है? तो कहने का मतलब क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि बिना क्रेडिट सेल्स को अकाउंट के अंदर लाए बिना प्रॉफिट निकाला नहीं जा सकता। तो इसलिए क्रेडिट सेल्स को इसके अंदर लाने के लिए हम ओपनिंग डेटर्स को भी यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग डेटर्स को भी लिखते हैं और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स को भी इसीलिए यहाँ लिखते हैं। मेन पॉइंट में जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स को इस अकाउंट के अंदर क्यों लिखते हैं, कि ताकि किसी तरीके से क्रेडिट सेल्स की फिगर इसके अंदर आ जाए। तो इसका मतलब मैंने ब्रांच अकाउंट के अंदर क्रेडिट सेल्स की फिगर भी लिखी है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब चाहे मैंने वो डायरेक्ट तरीके से लिखी या इनडायरेक्ट तरीके से लिखी तो है ना, तो इसका मतलब मैंने टोटल सेल्स 7 लाख की लिख दी है। इज इट क्लियर टू यू? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी है इसके अंदर? तो कैसे लिखी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? लिखी तो है, लेकिन कैसे लिखी है? अब देखो, यहाँ पर ये ओपनिंग स्टॉक है, 1 लाख रुपए का स्टॉक ब्रांच के पास पहले से पड़ा है। आपने गुड्स भेजे ब्रांच को 5 लाख रुपए के, तो ब्रांच के पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? 6 लाख। और ईयर के एंड में ब्रांच के पास 1 लाख का स्टॉक बच गया। यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक जो हमने यहाँ पर लिखा है और जो ये गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखा है और जो ये स्टॉक यहाँ पर लिखा है, तो इन सब का डिफरेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस आपने सुना हुआ है, तो एक तरीके से जो हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेज रही है, आप इसको परचेजेस ही मान लो कि ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परचेजेस है। तो ब्रांच के पास इतना स्टॉक पहले से ही है, हेड ऑफिस से इसको 5 लाख का सामान और मिला, 6 लाख का सामान था, 1 लाख का बच गया। इसका मतलब 5 लाख की कॉस्ट प्राइस का सामान हमने बेच दिया। समझ में आया? इसका मतलब अब अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रांच अकाउंट के अंदर ये ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का क्यों लिखा जाता है, तो अब आपके पास आंसर है, बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग समहाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम किसी तरह से इस अकाउंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लाना चाहते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लाने के लिए ही मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ लिखना पड़ता है। अब आपकी समझ में ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इसका मतलब है मैंने इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख की है। तो 7 लाख में से 5 लाख माइनस कर दें तो 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट भी हमने देख लिया। और आपने देख ही लिया कि क्वेश्चन में एक्सपेंसेस आपको दिए ही हुए हैं कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 1 लाख रुपए का कैश भेजा ब्रांच के खर्चों के लिए, तो ब्रांच के खर्चे 1 लाख के हैं। तो अब जब आपने ये एनालाइज करा तो आपको पता लग गया कि प्रॉफिट 1 लाख का है। तो अब हमारी समझ में आ रहा है कि ये दरअसल प्रॉफिट कैसे आया। क्या कोई बताएगा? ईमानदारी से बताना, आपको इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा कि ये किस तरीके से प्रॉफिट आता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमने दरअसल ब्रांच अकाउंट के अंदर, भले ही ये ब्रांच अकाउंट नजर आ रहा है,
लेकिन इस अकाउंट को बना करके हमने कई निशाने एक साथ मार दिए। हमने इसके अंदर कैश सेल्स तो लिखी है, क्रेडिट सेल्स इनडायरेक्टली लिख दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इनडायरेक्टली हमने इसके अंदर लिख दिया, और एक्सपेंसेस तो हम लिखते ही हैं। तो इसलिए जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट या लॉस आएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कैसे प्रॉफिट आता है, कैसे लॉस आता है, ये छोटी मोटी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये था ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड। तो ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड ये पहला सेशन है। इज इट क्लियर टू यू? अब इसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में आगे जारी रखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में कुछ हम और नई चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, और डायरेक्टली आप कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे, और फिर हम इस सेशन को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। टिल देन, टाइम टू से गुड बाय।